So hello everyone, so here I am back with another video. So in our last video we have discussed about the right of prisoners and types of prisons, okay, and following that functions. Then we have also discussed about the power responsibility of prison officers. Okay, so now the topic for today's lecture is open prison. Okay, so and we are likely to complete our unit 2, okay, in 1 or 2 more videos, and after that we'll start with our third unit. Okay, so let's start with open prison. An open prison, open jail, is any jail in which the prisoners are trusted to complete their sentence with minimal supervision and perimeter security and are often not locked up in their prison cells. Prisoner may be permitted to take up employment while serving their sentence. देखिए अब ओपन प्रिजन का क्या कंसेप्ट आया है कि ओपन प्रिजन जो है एक ओपन जेल को बोला जाता है, ठीक है। ओपन जेल मतलब खुली जेल। ऐसा क्या होता है इस ओपन जेल में? इसमें क्या होता है, जो प्रिजनर्स होते हैं इनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, ठीक है। आर ट्रस्टेड टू कंप्लीट देयर सेंटेंस विद मिनिमल सुपरविजन, कि इनके ऊपर जो प्रिजनर्स होते हैं उनके ऊपर जो सुपरविजन रखता है जो प्रिजन अथॉरिटी, वो बहुत मिनिमल रखता है, ठीक है। एंड पेरीमीटर सिक्योरिटी एंड आर ऑफन नॉट लॉक्ड अप इन देयर प्रिजन सेल्स। उनको ज़्यादा प्रिजन सेल में लॉक भी नहीं रखा जाता है, वो खुले में रहते हैं और उनके ऊपर सुपरविजन भी बहुत कम रहता है। एंड प्रिजनर्स में भी परमिटेड टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट वाइल सर्विंग देयर सेंटेंस। और इसमें जो प्रिजनर्स होते हैं उनको ये भी इजाज़त मिलती है कि वो कोई भी एक एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। इसमें जैसे होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि जैसे सुबह सुबह क्या होगा कि 10 बजे प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया जेल से, वो अपना सुबह बाहर गए, अपना कोई भी एम्प्लॉयमेंट किया, अपना कोई भी काम वाम किया, और शाम को जो भी एक समय निर्धारित होता है उनका, उस टाइम पे वो वापस जो है जेल में आ गए। तो इसको इस तरीके से बोलेंगे ओपन प्रिजन को, जिसमें मिनिमल सुपरविजन होता है और मैक्सिमम उसमें ये होता है कि आप आज़ाद रहते हो थोड़ा। ये ओपन प्रिजन का कंसेप्ट है। सो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एन ओपन प्रिजन? सो नाउ लेट्स स्टार्ट. So the main features of an open prison institution may be briefly be summarized as follows. Okay. It enables informal and institutional living in small groups with minimal measure of custody. Okay. कि एकदम उनका एक इनफॉर्मल तरीके से होता है कि एक इनफॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल लिविंग होती है स्मॉल ग्रुप्स में, और उनके ऊपर जो कस्टडी के जो मेजर्स होते हैं वो बहुत मिनिमल होते हैं. ओके. It efforts to promote consciousness among inmates about their social responsibility. Inmates किसे कहते हैं? क्रिमिनल्स को ही कहते हैं, जो prisoners होते हैं उन्हीं को ही बोला जाता है. So it efforts to promote consciousness among inmates about their social responsibility also. Now, it offers adequate facility for training inmates in agriculture and other related occupations. Okay. समझ गए होंगे कि जैसे मैं बात करता था कि रिफॉर्मेटिव वाली थ्योरी भी होती है जिसमें रिफॉर्म किया जाता है, कुछ एक नई स्किल सिखाई जाती है, कुछ करवाया जाता है. सो उनको जो है ऑक्यूपेशंस दिए जाते हैं, एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशंस जो होते हैं वो दिए जाते हैं. ओके. नाउ इट प्रोवाइड्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनमेट्स टू मीट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स सो दैट दे कैन सॉल्व देयर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स बाय म्यूचुअल डिस्कशन. मान लीजिए ऐसा भी होता है कि जैसे कई सारे इनमेट्स ऐसे भी होते हैं जो किसी डोमेस्टिक वायलेंस या इसके कारण भी जेल में आते हैं, ठीक है. तो जो वो ओपन प्रिजन में होंगे, बाहर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और अपने रिश्तेदारों दोस्तों से भी मिल सकते हैं, तो वो अपनी जो भी उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स रही हैं वो उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ओके. नाउ इट अलाउस लिबरल रिमिशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ 15 डेज इन अ मंथ. ओके. फिर रिमिशन किया जाता है जैसे हमने बात की थी आपसे, ठीक है. सो 15 दिन के लिए एकदम उनको जो एकदम लिबरल रिमिशन मिलता है. नाउ it makes it possible to pay proper attention towards the health and recreational facilities for inmates. Okay. एक ओपन प्रिजन से होता क्या है कि एक प्रॉपर अटेंशन भी रखा जा सकता है इनके हेल्थ और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है. दी ओपन जेल इंस्टीट्यूशंस आर मैनेज्ड बाय स्पेशली क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेंड पर्सनल. ओके. इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है. इट प्रोवाइड्स इम्प्रूव डाइट विद अरेंजमेंट फॉर स्पेशल डाइट फॉर वीक एंड सिक इनमेट्स. क्लियर. नाउ it ensures payment of wages in part to the inmates and sending part of it to his family. ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो भी inmates होते हैं जो काम करवाए जाते हैं, उनसे कुछ भी काम करते हैं या वो किसी भी तरीके का कोई एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, तो जो भी उनकी वेजेस होती हैं, जो भी उनकी सैलरी होती है, जेल में भी कई काम होते हैं जो आपने सुना होगा कि जेल में भी तनख्वाह मिलती है, ठीक है. सो जो भी उनका वो होता है वो उनको दिया जाता है, ठीक है. और उसका कुछ पार्ट जो होता है वो उनके फैमिली मेम्बर्स को भेजा जाता है. तो उससे क्या होता है, एक फैमिली को भी अंदर से आश्वासन होता है और फैमिली भी एक वो रहती है, एक खुश होती है कि चलो जो भी उनका रिलेटिव है या जो भी उनका मतलब है वो ब्लड रिलेटिव है, जो भी होगा वो अब सुधर रहा है, ठीक है. किसी न किसी कारण से आदमी जेल जाता है और वो सुधर रहा है, एक अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है.
Now, on the 10th, there is provision for financial assistance to inmates through liberal bank loans. Okay, उनको financial assistance भी दिया जाता है, बैंक loans भी दिए जाते हैं जब वो लोग बाहर आते हैं या मतलब open jail के through. There is free and intimate contact between staff and the inmates and among the inmates themselves. Okay, it considers regular and paid work for inmates under expert supervision as the best method of reformation of offenders. It includes regular and paid work. Okay, समझ गए आप कि जो उनको जो काम दिए जाते हैं इनमेट्स को वो जो है रेगुलर होते हैं, पेड वर्क होते हैं, ठीक है। एक एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर उनको काम भी सिखाया जाता है, जो एक अच्छा मेथड्स है ऑफेंडर्स को रिफॉर्म करने का। क्लियर। नाउ द अवॉइडेंस ऑफ अनड्यूली लॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डिटेंशन ऑफ प्रिजनर्स इज़ द बेसिक पॉलिसी अंडरलाइंग द ओपन जेल। ठीक है, जो एकदम लॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डिटेंशन टाइप का जो प्रिजनर्स के साथ होता है बस उन्हीं को अवॉइड करने के लिए ओपन जेल कंसेप्ट को लेकर के आया गया। क्लियर। नाउ एडवांटेज ऑफ ओपन प्रिजन। Now, the utilization of open prisons during post-independence era has been most spectacular and elicited much interest among penologists because of the realization that a substantial proportion of prison inmates do not need retention in guarded prison enclosure. ठीक है, ओपन प्रिजन से देखिए एक चीज़ समझ में आती है कि ओपन प्रिजन का ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसके बाद से इसका बहुत अच्छा एक आया है कंसेप्ट और बहुत इंटरेस्टिंग लगा, लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, पेनोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उनको लगता है कि जो इनमेट्स होते हैं इनको इतनी ज़्यादा नीड नहीं है कि एकदम गार्डेड प्रिजन में रहें, वो वैसे कल्चर में रहें। ठीक है, एक जेल का जो कल्चर बना हुआ है वैसे रहें, इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड दोज हु आर केयरफुली सिलेक्टेड कैन बी प्लेस इन ओपन एयर कैंप्स। उसमें क्या होता है कि जो भी सिलेक्टेड हैं कि लगता है नहीं यार ठीक है ये सुधर जाएगा और सही है इसका आचरण जो भी है, उसको ओपन जेल में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ठीक है, who are carefully selected can be placed in open air camps, farm colonies or other outside work with a reasonable degree of safety. The obvious advantage of open prison as compared with the conventional prison may be briefly stated as follows. ठीक है, अब देखिए कि ओपन प्रिजन के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, अगेंस्ट कन्वेंशनल प्रिजन। कन्वेंशनल प्रिजन माने क्या होता है, जिसमें लॉकअप्स में रखा जाता है, प्रिजन सेल में रखा जाता है प्रिजनर्स को, और ना जो ओपन एयर जेल का जो ओपन प्रिजन का जो कॉन्सेप्ट आया, सॉरी, तो इनके बीच में मतलब क्या एडवांटेज है ओपन जेल का, आइए उसको समझते हैं। सो द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज द हेल्प इन रिड्यूसिंग ओवरक्राउडिंग इन जेल्स। ठीक, जेल के अंदर जो ओवरक्राउडिंग वाली जो समस्या है उससे थोड़ा छुटकारा मिलेगा। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज़ फेयरली रिड्यूस्ड। अब होगा क्या, मान लीजिए कि जैसे जेल में है, अब जेल के अंदर बहुत सारे जो क्रिमिनल ऑफेंडर्स हैं, इनमेट्स हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें ओवरक्राउडिंग होना चालू हो गई, तो अब उसमें होगा क्या कि फिर अब उनको रखने के लिए और एक्स्ट्रा जेल्स बनानी पड़ेंगी और बड़े बड़े रूम्स लॉकअप्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज़ फेयरली रिड्यूस्ड। अगर हम लोग ओपन करेंगे, ओपन जेल रखेंगे, वो लोग बाहर रहेंगे और एक साथ रहेंगे, लॉकअप्स में नहीं रहेंगे, समय समय पे बाहर भी जाते रहेंगे अपने एम्प्लॉयमेंट इन सब चीज़ों के लिए भी, तो फिर उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि किसी भी तरह कंस्ट्रक्शन करवाना पड़े, क्योंकि ओवरक्राउडिंग जो होगी वो कम हो जाएगी। द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ ओपन प्रिजन इज़ फार लेस दैन द इंक्लोज प्रिजन। ठीक, अब आप लोग इस चीज़ को समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि उसको ऑपरेट करना अच्छा है, क्योंकि इसमें है ये चीज़ कि मिनिमल सुपरविजन होगा। ठीक है, कुछ नए जो है स्किल्स सिखाया जाएगा, तो जो प्रिजनर्स होंगे वो इसी में इन्वॉल्व रहेंगे, तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इंगेजिंग इनमेट्स ऑफ ओपन एयर प्रिजन इन प्रोडक्टिव वर्क रिड्यूस आइडलनेस एंड कीप्स देम फिजिकली एंड मेंटली फिट। जो ट्रेडिशनल जो चले आ रहे हैं प्रिजन्स, उसमें क्या होता है, उनको दिन भर लॉकअप में रखा जाता है, वो दिन भर जेल में बैठे, उनको कुछ भी करने को काम नहीं है, तो इससे क्या होता है, आदमी आइडल रहते रहते मेंटली भी इल होने लग जाता है। ठीक है, परेशान होने लग जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, ये सब चीज़ें भी होती है, वो अपनी पुरानी चीज़ों को याद करता रहेगा। सो इंगेजिंग इनमेट्स ऑफ ओपन एयर प्रिजन इन प्रोडक्टिव वर्क reduces idleness and keep them physically and mentally fit. Now move on to the fifth point. Open prisons offers opportunity for self improvement and resocialization to the inmates. Okay, ओपन प्रिजन से और क्या फ़ायदे हैं कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देता है इनमेट्स को कि वो अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकें, रीसोशलाइजेशन हो सकें, ठीक है, बाकी इनमेट्स से भी। सो ये उनका क्या करता है, एक तरीके से उनका मेंटल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करता है। The removal of prisoners from general prison to an open prison helps in conservation of natural resources and widens the scope of rehabilitative process. Okay, जनरल प्रिजन से अगर बाहर निकलता है ओपन प्रिजन में आता है तो नेचुरल रिसोर्सेज का भी कंजर्वेशन होता है। ठीक है, पानी की बचत, हर चीज़ से लेके हर चीज़ जो है बचत होती है।
and widens the scope of rehabilitative process. Okay, the scheme of open jail for prisoners is essentially based on the twin system of probation and parole. Okay, आप समझ गए, बाहर भेजना प्रोबेशन पैरोल की बात है जो आप लोग के आई थिंक 4th यूनिट में है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. which have gained popularity as correctional technique of reformation in modern penology. Okay, so all these were the advantages of open prisons in comparison to the traditional jail system. Okay, so we have also studied in deep, okay, according to your syllabus, what is open prison. Okay, so now let's move on to your next topic, that is jail manual. Now prison administration being a state subject. Okay, so it's a state subject. जो जेल प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, स्टेट लिस्ट में आता है. ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे और ये तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि इसको जो है स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करेगी. ठीक, prison administration being a state subject, the state government have framed prison rules under the Prison Act, okay, which are more or less similar with slight modification here and they are keeping in view the local conditions. ठीक, the rules invariably provide that. अब देखिए जेल मैनुअल में क्या होता है, जो भी प्रिजन एक्ट बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने, चूँकि ये स्टेट लिस्ट में आता है, सो वो क्या कहता है कि कैसी जेल होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ जेल में होनी चाहिए. ठीक है, कैसे जेल चलना चाहिए. So these are the certain points which are the basic points which should be there. Okay, so they are the basic points of the jail manual. Okay, so आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका जेल मैनुअल के पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं. So now let's start with our first point. So every person shall maintain a register of prisoners with numbered pages in which shall be recorded information concerning identity of prisoners, reason for his commitment and authority thereof, and also the day and hour of his entry and release. क्या होगा कि हर प्रिजन में एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए. ठीक है, मेंटेन होना चाहिए. उसमें क्या होगा कि उसमें नंबर्ड पेजेस होने चाहिए. बड़ी चीज़ उसमें क्या होगा कि इंफॉर्मेशंस रिकॉर्ड की जाएंगे प्रिजनर्स के बारे में, कि कौन पर्सन है, आइडेंटिटी क्या है उसकी. ठीक है, क्यों वो आया यहाँ पर, क्या कारण था उसका यहाँ आने का. ठीक है, और कौन सी अथॉरिटी के अंडर वो अभी रहेगा, कौन अथॉरिटी उसको देख रही है, और किस दिन और तारीख को वो आया और जेल से गया. ठीक, नाउ द सेकेंड पॉइंट, नो पर्सन शैल बी लॉज्ड इन द प्रिजन विदाउट अ वैलिड कमिटमेंट ऑर्डर. ठीक है, कोई भी जो है पर्सन को जेल के अंदर नहीं रखा जाएगा जब तक उसका कोई वैलिड कमिटमेंट ऑर्डर नहीं होगा. नाउ थर्ड, different categories of prisoners shall be kept in separate institutions or parts of institution taking into account their age, sex, criminal record, the legal reason for their detention and necessities of their treatment. समझ गए आप कि जितने भी प्रिजनर्स होंगे उनको कैटेगराइजेशन उनका किया जाएगा. ठीक है, जिसमें कैटेगराइजेशन का मतलब है कि हर प्रिजनर को उसके तरीके के लोगों के साथ रखा जाएगा. ठीक है, सो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रिजनर शैल बी केप्ट इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन और पार्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन टेकिंग इनटू. अब अलग अलग जो है एज के, सेक्स के, जो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जो लीगल रीज़न रहा है. ठीक है, और डिटेंशन का उनका, और क्या भी और भी जो उनकी नेसेसिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग उनको छांट के अलग अलग रखा जाएगा. नाउ 10 मेल एंड फीमेल प्रिजनर शैल बी एज फार एज पॉसिबल लॉस्ट इन सेपरेट इंस्टीट्यूशंस. पता है ना आपको, महिला जेल अलग होती है और पुरुषों की जेल अलग होती है. सो they all should be lodged in a separate institution. Okay, now under trial should be kept segregated from the convicted prisoners. अब जो prisoners हैं जिनके ऊपर अभी ट्रायल चल रहा है, ठीक है, जो अंडर ट्रायल है उनको जुडिशल कस्टडी में रखा गया है, उनको convicted prisoners से अलग रखना चाहिए. ठीक, persons imprisoned for non-payment of debt and other civil prisoners should be kept separate from other convicts who are imprisoned by reason of criminal offence. जो सिविल ऑफेंस के कारण जो प्रिजनर्स जेल में आए, जैसे किसी ने एक लोन नहीं चुकाया, कोई पुराना डेप्ट है उसका पेमेंट नहीं किया, कोई और सिविल केस उस पर चल रहा है जिसके कारण वो जेल में आए, उनको क्रिमिनल जो क्रिमिनल ऑफेंसेस में पकड़े गए हुए जो अपराधी हैं, जो कन्विक्टेड हैं, उनके साथ नहीं रखना चाहिए. ठीक है, ये बात कही गई है इसमें. नाउ क्यों नहीं रखना चाहिए वो आप समझ लेंगे. जो क्रिमिनल वाले होंगे वो ज़्यादा ही तेज़ होंगे, है ना, और जो सिविल वाले होंगे तब भी थोड़ा उनके अकॉर्डिंग, उनके कंपैरिजन में थोड़ा तब भी सही होंगे. ठीक, now where were we on the C point. Okay, now on the D, young prisoners, juveniles. Okay, so less than 16 years of age, the children who are less than 16 years of age are called juveniles. ठीक, so young prisoners, juveniles should not be kept in prison. Instead they shall be sent to a juvenile homes. जो आपने बाल गृह सुने होंगे,
कि उनको उसमें भेजना चाहिए, जेल में नहीं रखना चाहिए। The accommodation provided for use of prison inmates and dormitories shall meet the minimum requirement of space, health, light, ventilation, etc. with adequate sanitation, installation and bathing, clothing facilities। क्या है देखिए इसके बारे में, इसके बारे में ये कहा गया है कि जो भी प्रिजनर्स होते हैं, ठीक है, जो इनको जहाँ पर भी एकोमोडेशन इनको दिया जाता है, जो रूम्स होते हैं इनके, डॉर्मेट्रीज़ होती हैं, सो उसमें क्या होना चाहिए कि वो जो भी इनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, जो भी इनका लाइक जहाँ पर भी वो रह रहे हैं वहाँ पे अच्छी स्पेस होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है, मतलब साफ़ सफाई हो, उनके हेल्थ से कोई उनको प्रॉब्लम ना हो, कमरे में लाइट हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ठीक है, एडिक्वेट सैनिटेशन इंस्टॉलमेंट्स हो, ठीक है ना, और एंड बेदिंग क्लोथिंग फैसिलिटीज़ हो, ये सब चीज़ें, ये सब सुविधाएं उनके लिए होनी चाहिए। देयर मस्ट बी एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड, वाटर एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर प्रिजनर्स। क्लियर। Each prison must have at least one medical practitioner to look after the health and hygienic condition of the prisoner। समझ गए आप कि एक जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हेल्थ एंड हाइजीनिक कंडीशन जो भी प्रिजनर्स के हैं उनके ऊपर भी वो ध्यान रखें। ठीक। नाउ एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर फिजिकल एक्सरसाइज एंड एंटरटेनमेंट शुड बी अवेलेबल इन द प्रिजन। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं दैट शुड बी अवेलेबल। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे मैंने भी एक बार जेल विज़िट किया था एक जो है क्लाइंट्स से मिलने के लिए। सो उस टाइम पर भी मैंने देखा जैसे उनके लिए कैरम है, टीवी है, उनके लिए वॉलीबॉल्स हैं। सो ये सब चीज़ें हैं कि एडिक्वेट फैसिलिटीज़ आर देयर फॉर देम फॉर देयर फिजिकल एक्सरसाइज एंड एंटरटेनमेंट ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 7th पॉइंट। इन वीमेंस प्रिजन इंस्टीट्यूशन देयर शुड बी स्पेशली प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर एंड ट्रीटमेंट। देखिए जो विमेन, उसमें क्या होता है, जो मान लीजिए प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, जो भी प्रिजनर्स हैं विमेन में, तो उनके लिए एक स्पेशल एकोमोडेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उनका प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर एंड ट्रीटमेंट, बच्चा पैदा होने के पहले और बाद में उसके केयर एंड ट्रीटमेंट के लिए। दे मे प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू कीप देयर बेबीज़ विद देम ड्यूरिंग कस्टडी। ठीक है, उनको जो है फैसिलिटीज़ जो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए कि जो उनका छोटा बच्चा होता है, चूँकि उसको उस टाइम पे माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वैसी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो अपने बच्चों की केयर कर सकें कस्टडी के अंदर ही। ठीक है, there should be a ban on instrument of restraint such as handcuffs, chain, iron bars, etc. as a measure of possibility of prisoners escape or their transfer and transportation for court attendance। इसमें देखिए ये बात कही गई है कि ये जो कोर्ट अटेंडेंस के टाइम में जो बार और ये सब हैंडकफ्स, ये सब जो लाई जाती हैं जिससे वो भाग ना पाए, ये सब जेल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं अलाउ नहीं होनी चाहिए। ठीक। Prisoners may be allowed to meet their family, relatives and reputable friends at regular intervals under the supervision of jail guards। Okay, clear? Adequate education and library facilities should be available in prison as also vocational training programs for the prisoners। क्या इसमें देखिए बात कही गई है, इसमें ये बात कही गई है जो भी एजुकेशन लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, सो यू ऑल मस्ट नो, तो इसके बारे में तो आप लोग जानते भी होंगे, और जो है ये तो उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए प्रिजन में, और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी और ये सब भी प्रिजनर्स के लिए अवेलेबल होने चाहिए। नाउ एडिक्वेट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजनर्स प्रॉपर्टी वाइल दे आर इन जेल। इसमें क्या होगा, जो कई सारे जो भी प्रिजनर है, जो भी वो मतलब अगर मान लीजिए जेल में है, तो जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए एडिक्वेट फैसिलिटीज़, एडिक्वेट अरेंजमेंट जो है होने चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द 12th पॉइंट, दैट इज़ पीरियोडिकल इंस्पेक्शन शुड बी कैरिड ऑफ। ठीक है, जो उनका भी पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होता है वो भी समय समय पे होना चाहिए। ठीक। नाउ so now we are moving towards your second last topic, okay, of this unit. So it's constitutional imperatives and prison reforms। Okay, so what constitution gives, okay, what are the facilities given by the constitution for the prisoners, okay, and what should be the prison reforms। ठीक है, कैसे prison reforms, क्या क्या prison reforms होने चाहिए। ठीक है, so we will study with respect to the Indian prison system, okay, कि Indian prison system में क्या क्या prison reforms होने चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है जो इम्पेरेटिव्स की बात कही गई है कि वो क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव्स क्या क्या है प्रिजनर्स के लिए। सो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रिजनर्स राइट। ओके,
The fundamental rights guaranteed under the Constitution are not absolute and many restrictions have been imposed on their enjoyment। ठीक, समझ गए होंगे आप। ठीक है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो पूरे एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। ठीक है, उसमें कई सारी रिस्ट्रिक्शन होंगी जो उनके ऊपर होंगी। ठीक है, जिनको वो इन्जॉय नहीं कर सकते। क्या होंगी? राइट टू फ्रीडम ऑफ द पर्सन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट अमंग द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कि राइट टू फ्रीडम तो सबसे बड़ा जो है वो है, स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा राइट है किसी भी पर्सन के लिए। ठीक, कोई भी बंद करके नहीं रहना चाहता। जैसे आप लोग इस टाइम पर भी देख रहे होंगे जो कोरोना का हर चीज़ चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग अपने घर में है, तो उनको भी घर में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वो भी हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम भी बाहर निकलें, पहले की तरह घूमें टहलें, शाम को घूमने निकल जाएं, दिन में अपना और काम करें, ऑफिस जाएं, है ना, स्टूडेंट्स अपना कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं। सो सबको अपनी आज़ादी चाहिए कि सब चाहते हैं कि कोई हमेशा हर समय घर पे ना बैठा रहे। सो यही चीज़ भी इसमें कही गई है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ द पर्सन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स अमंग द फंडामेंटल राइट्स। व्हेन अ पर्सन इज़ कन्विक्टेड और पुट इन द प्रिजन हिज स्टेटस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अ प्रिजनर कैन नॉट क्लेम ऑल द फंडामेंटल राइट्स दैट आर अवेलेबल फॉर एनी ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, जो प्रिजनर है वो कभी भी फंडामेंटल राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता है जो ऑर्डिनरी पर्सन के लिए अवेलेबल हैं। हाउएवर, सर्टेन राइट्स विच हैव बीन एन्यूमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल टू द प्रिजनर्स ऑल्सो बिकॉज अ प्रिजनर रिमेन्स अ पर्सन इनसाइड द प्रिजन ऑल्सो। ठीक, क्या कहता है कि जो प्रिजनर होता है वो अपने सारे फंडामेंटल राइट्स को तो क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, जो भी एक ऑर्डिनरी पर्सन को मिलता है, लेकिन कुछ सर्टेन राइट्स ऐसे हैं जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किए गए हैं और वो प्रिजनर्स के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रिजनर है, भले वो प्रिजनर है, वो अपराधी है, वो जेल में गया है, लेकिन वो एक इंसान है। ठीक है, ये बात कही गई है कि वो जेल में है फिर भी वो एक इंसान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड वेरियस हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव डिस्कस द वेरियस डिसीजंस। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और देश की और कई सारी जितनी हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने क्या जो है सारे डिसीजंस लिए हुए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। Okay, the preamble of the Constitution of India declares that we the people of India have solemnly resolved to constitute। Okay, आपने देखिए preamble तो आपने सबने पढ़ा होगा, constitutional law भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। So उसका preamble देखिए क्या कहता है कि the preamble of the Constitution of India declares that we the people of India have solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। ठीक, इसमें देखिए क्या कहता है कि हम सारे जो हैं पीपल हैं भारत के, हम लोग जो है मिल करके एक भारत में सोवरेंटी, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलरिटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, इनके लिए काम करेंगे। ठीक है, इनको जस्टिस मिलेगा। कैसा जस्टिस मिलेगा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, इसके बारे में बात की गई। देखिए ठीक है, अब देखिए ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं प्रियम्बल के लिए। आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट देयर इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। A, B, C, D आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से इन चारों में से कोई एक ऐसा होगा, मतलब इन सब में से कोई 3 दिए जाएंगे और एक ऐसा होगा जो उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपको ऑड वन आउट करना होगा। सो यू मस्ट लर्न ऑल द टर्म्स विच आर गिवन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, उनको जस्टिस होगा कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी क्यों होगी? कैसी लिबर्टी होगी? थॉट की, एक्सप्रेशन की, ओके, बिलीफ एंड फेथ की। ठीक है, इक्वलिटी क्या होगा? स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, टू प्रमोट अमंग देमसेल्फ। फ्रेटर्निटी होगी, भाईचारे जिसे कहते हैं। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। ठीक है, इट मीन्स दैट इवन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम इट्स इंसेप्शन has kept individuals in mind before its promulgation as the constitution is made to defend and protect its people। ठीक है, आप समझ गए। and to establish peace and harmony in the society। so ये कहा ही जाता है जो इंस्टीट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको ऐसा रखा ही गया कि ताकि जो इंडिविजुअल्स के मतलब दिमाग में ये चीज़ रहे कि हाँ हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने आप को डिफेंड और प्रोटेक्टेड फील करें। ठीक है, उनके आपस में लोगों के अंदर पीस एंड हारमोनी मेंटेन रहे। ठीक है, सोसाइटी में। इट एम्स टू मेक द कंट्री सेफ टू लिव इन बाय द सिटीजन। ठीक, द वे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज प्रीचिंग फॉलोइंग राइट्स आर इंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग राइट्स आर इंटाइटल्ड टू फॉलोइंग राइट्स। थोड़ा
टाइपिंग एरर है यहाँ पे, ठीक है, तो प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा। सो अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिजनर्स को कौन कौन से राइट प्रोवाइड करता है, ठीक। सो द वेरी फर्स्ट राइट इज आर्टिकल 14, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, ठीक। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ओके, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ से शुरू करेंगे राइट टू इक्वालिटी से, ठीक है। सो कौन कौन से राइट हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजनर्स को प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एंड जो भी मैं आपको काम करने के लिए देता हूँ, तो आप लोग उसको करते रहिए। आपके होमवर्क्स को मैं एवेलुएट समय समय पे करता रहता हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।